अक्टूबर का महीना आता है तो जहन हिस्ट्री के अहम इवेंट्स की तरफ जाता है। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के कई ऐसे अहम इवेंट्स की तरफ जाता है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल रीशेपिंग में, सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल रीशेपिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी तरह का एक वाक़या 3 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुआ। क्या ये वाक़या था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वाक़े के क्या असरात पड़े और बरे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े जाने वाली इतनी बड़ी जंग, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से लड़ी जा रही हो, कानूनी तरीक़ों से लड़ी जा रही हो, तहरीकों की सूरत में लड़ी जा रही हो, या और किसी भी तरह की मूवमेंट की, किसी भी तरह का स्ट्रगल, किसी भी तरीके से स्ट्रगल की जा रही हो, क्या इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, इसमें अना की कीमत क्या सिर्फ किसी को मिस्टर कहने या महात्मा कहने तक महदूद थी? यानी ये इतनी बड़ी जंग जो चल रही है, इसमें क्या अना किसी शख्स, पॉलिटिकल पर्सनालिटी की अना सिर्फ ये थी कि मिस्टर कहा जाए या महात्मा कहा जाए? ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अक्टूबर 1920 में क्या ऐसे बड़ा वाक़या हुआ जिसने बाद में सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। 3 अक्टूबर 1920 मुंबई में होम रूल लीग का एक सेशन होता है। होम रूल लीग, मुख्तसर पता चलूँ, होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट बुनियादी तौर पर ब्रिटिश थी, शहरी थी, खातून थी, लेकिन इनको जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, इससे काफ़ी ज़्यादा सिम्पथी थी, हमदर्दी थी। ये यहाँ सेल्फ गवर्नेंस चाहती थी इंडियंस की, तो इन्होंने होम रूल लीग एक इस्टेब्लिश की थी। वैसे होम रूल लीग जो है वो इधर बाकी भी कई ऐसे इंडियंस थे जिनमें बड़ा नाम जो है वो आता है तिलक का। तिलक ने भी इस्टेब्लिश की थी। 1916 में होम रूल लीग इस्टेब्लिश हुई थी। एक तरफ तिलक ने इस्टेब्लिश की थी जिसका ज़्यादा जोर महाराष्ट्र की तरफ था, वेस्टर्न इंडिया की तरफ था, और दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने ये इस्टेब्लिश की थी 1916 में, जिसका ज़्यादा जो महवर था वो मद्रास और जो बाकी इलाके थे उधर था। अब इस होम रूल लीग में कांग्रेस के अहम लीडर्स भी शामिल थे, जिनमें मोहनदास करमचंद गांधी थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस के भी अहम लीडर्स शामिल थे होम रूल लीग में। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के तहत चल रही थी। 3 अक्टूबर 1920 को मुंबई में इसका एक सेशन होता है जिसमें मोहनदास गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये भी शरीक होते हैं। अब इस इजलास में क्या होता है? इस इजलास में गांधी, चूँकि ये 1920 अक्टूबर 1920 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ ये बात जहन में रखना ज़रूरी है। ये वो वक्त था जब गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अदम तावन की तहरीक चल रही थी। यानी अंग्रेज़ों से तावन नहीं किया जाएगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी गांधी की, और गांधी जो खिलाफती लीडर्स थे उनके साथ मिलकर जो तहरीक चला रहे थे, ये तहरीक चल रही थी इस दौरान अक्टूबर 1920 में। अब इस इजलास में गांधी एक तजवीज़ पेश करते हैं होम रूल लीग की। वो ये कहते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग को कि होम रूल लीग जो है वो भी मुकम्मल तौर पर नॉन कोऑपरेशन की तरफ आ जाए अंग्रेज़ों के साथ, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट फ्रीडम की बात करे ब्रिटिश के साथ, सेल्फ गवर्नेंस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपना एजेंडा ले आए और रेडिकल हो जाए। यानी ज़रा अपनी पॉलिसीज़ को पॉलिटिकल से ज़्यादा, अपनी पॉलिसीज़ को सियासी से ज़्यादा वो रेडिकल पॉलिटिक्स की तरफ ले आए। यानी एहतजाज, तहरीक में शामिल होना, जो नॉन कोऑपरेटिव तहरीक है। अब गांधी की इस बात को, वहाँ पर जो होम रूल लीग का इजलास हो रहा था उसमें अक्सरियत यानी 66 डेलीगेट्स थे, तो 66 डेलीगेट्स की अक्सरियत ने मान लिया। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने एतराज़ किया कि ये इतनी जल्दी में हम किसी होमवर्क के बग़ैर, हम किसी बाकायदा यानी बुनियाद रखे बगैर इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे मंशूर में, प्रोग्राम में तब्दीली का, तो इसका कोई हासिल हसूल नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ये जिन्ना ने उस मौके पर जो स्पीच की, ये स्पीच भी आप देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। इसमें वो गांधी की इस पॉइंट से इख्तलाफ कर रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर नॉन कोऑपरेशन, फौरी तौर पर यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से तहरीक चलानी चाहिए। जिन्ना कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके ही अभी फ़िलहाल अपनाने पड़ेंगे। अब 66 डेलीगेट्स में से सिर्फ 18 डेलीगेट्स जो हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। 61 डेलीगेट्स थे कुल, 61 डेलीगेट्स में से 18 डेलीगेट्स जो हैं वो जिन्ना को मानते हैं, जिनमें बड़े नाम जे जमुना दास और कांजी द्वारका दास का है, जो जिन्ना के मुंबई में साथी थे। पारसी ये थे लेकिन ये जिन्ना के साथी थे, जिन्ना के दोस्त थे, इनकी दोस्ती थी। ये 18 डेलीगेट्स सिर्फ जिन्ना की बात को मानते हैं और अक्सरियत जो है वो होम रूल लीग को रेडिकल करने की बात करती है। यूं होम रूल लीग जो है वो एक तरह से कांग्रेस के अंदर मर्ज हो जाती है। ये वो होम रूल लीग थी जिसकी फाउंडेशन में, जिसकी तश्कील में, जिसको बनाने में, जिसके पॉलिटिकल काम में, पॉलिटिकल मूवमेंट में जिन्ना का बड़ा अहम किरदार था। लेकिन अब एक लिहाज से जिन्ना को इससे आउट कर दिया जाता है। अब इस इजलास के बाद, होम रूल लीग इजलास के बाद 2 माह बाद दिसंबर में नागपुर में एक बड़ा फैसला कुन जो है वो इजलास होता है कांग्रेस पार्टी का। ये बहुत बड़ा फैसला कुन इजलास था। इस इजलास में क्या होने जा रहा था? नागपुर का ये इजलास जो कांग्रेस का है 28 दिसंबर को हुआ। यहां पर अब गांधी ने फिर एक मर्तबा एक ऐसी रेजोल्यूशन पेश की जिसमें कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई, मुकम्मल आज़ादी की, अंग्रेज़ों के साथ मुकम्मल नॉन कोऑपरेशन की बात की गई। और जो डेलीगेट्स थे यानी इस कांग्रेस के नागपुर के दिसंबर के इजलास में 14,500 डेलीगेट्स शामिल थे, जिनमें तरीके खिलाफत के लोग भी शामिल थे, जो बाकी गांधी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स थे, तमाम यानी एलिमेंट्स शामिल थे। ये गांधी कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, तो इस पर इनके साथ डेलीगेट्स की वाज़ह अक्सरियत इनकी हाँ में हाँ मिलाती है। यहां पर फिर मोहम्मद अली जिन्ना जब तकरीर करने आते हैं और तकरीर करते हुए वो जब बिल्कुल एड्रेस करते हैं तो वो गांधी के जवाब में गांधी को कहते हैं मिस्टर गांधी। अब जैसे ही जिन्ना मिस्टर गांधी कहते हैं तो हॉल में डेलीगेट्स की अक्सरियत कहती है नो मिस्टर गांधी, कॉल महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी कहा जाए, गांधी को मिस्टर गांधी ना कहा जाए। अब जिन्ना एक मर्तबा फिर रिपीट करते हैं मिस्टर गांधी और उनके खिलाफ फिर भरपूर नाराबाजी शुरू हो जाती है। द टाइम्स के मुताबिक जो नागपुर के सेशन में डेलीगेट्स की अक्सरियत होती है कांग्रेस की, वो जिन्ना के लिए शेम के नारे लगाती है, पॉलिटिकल इम्पोस्टर यानी सियासी बहरूपिया के नारे लगाती है, और जिन्ना को अपनी तकरीर नहीं करने दी जाती मुकम्मल तौर पर। जिन्ना की तकरीर के दौरान जो उस वक्त टाइम्स ने और उस वक्त के अखबारात ने रिपोर्ट किया, भरपूर हूटिंग होती है, जिन्ना के खिलाफ नाराबाजी की जाती है, जिन्ना के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि इस इजलास के बारे में जो मशहूर यूएस के हिस्टोरियन हैं, यूएस अमेरिकी हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर बहुत काम किया है, जिन्ना पर किताबें लिखी हैं, गांधी पर, नेहरू पर, वैसे ही सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर किताबें लिखी हैं, शेमफुल फ्लाइट जैसी। इन्होंने, स्टॉनले वॉलपुट ने जो जिन्ना पर किताब लिखी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये इस नागपुर सेशन जो होता है 1920 का, इसके बारे में कहते हैं कि ये जिन्ना के लिए मोस्ट बिटरली ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ हिज पब्लिक लाइफ, यानी ये जिन्ना के लिए, जिन्ना की पूरी पब्लिक लाइफ का, जिन्ना की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, उसका सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग वाकया था, यानी बिटरली ह्यूमिलेटिंग, यानी जिन्ना ने इतनी ज़्यादा हद तक, इतनी ज़्यादा अपनी बेइज्जती और कभी भी महसूस नहीं की थी जितनी इस नागपुर सेशन में महसूस की। नागपुर सेशन में जिस तरीके से उनके खिलाफ नाराबाजी की गई, उनके खिलाफ आवाज़ें कसे गए, तो इस पर फिर जिन्ना इस इजलास से फौरी तौर पर नागपुर सेशन से निकलते हैं, यानी अमली तौर पर कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक ख़त्म होता है। जिन्ना इस इजलास से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि इस इजलास के बाद अगली ही ट्रेन से वो अपनी बेगम के साथ, रति के साथ वापस मुंबई चले जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक, वो कई माह तक पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होते, बल्कि मुस्लिम लीग का सेशन जो होना होता है नागपुर में, उसमें भी जिन्ना शरीक नहीं होते, क्योंकि जिन्ना के जहन पर यह कहा जाता है कि ये बहुत
बुरा इम्पैक्ट आया था इस नागपुर सेशन में, उनके खिलाफ जो कुछ किया गया था, ये इम्पैक्ट कहा जाता है कि जिना का रिएक्शनरी फेज जो स्टार्ट होता है, जिना के अंदर जो रिएक्शन पैदा होता है, उसमें इस इजलास का जिक्र किया जाता है कि इस इजलास ने जिना के जहन को रिएक्शनरी बनाने पर बड़ा अहम किरदार अदा किया। यूं अगर देखा जाए तो 1920 में नागपुर के इस इजलास के बाद ये साबित हुआ कि ना कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत अब जिना को मानने को तैयार थी, ना जो खिलाफती तहरीक के अंदर मुस्लिम लीडर्स थे वो जिना को मानने को तैयार थे, क्योंकि खिलाफती लीडर खुद नागपुर सेशन में जिना के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। ना होम रूल लीग अब जिना को एक्सेप्ट कर रही थी, और मुस्लिम लीग के अंदर भी उनकी हमायत अब उस तरह नहीं रही थी। यानी जिना के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थे, जिना की जो अब तक की पॉलिटिक्स रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी तरीक़ों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की, जिसमें बिल्कुल किसी किस्म का लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को वायलेट ना किया जाए, अब इन जमातों की सूरत में जो मैंने कहा, कांग्रेस, होम रूल लीग या तरीके खिलाफत, इन जमातों में बल्कि मुस्लिम लीग के भी कई इसमें एलिमेंट शामिल थे, वो अब जिना की इस पॉलिटिक्स को परस्यू करने को तैयार नहीं थे। तो इस सेशन ने नागपुर के 1920 में एक बहुत अहम किरदार अदा किया, और फिर हमें नजर आएगा आने वाले अरसे में कि किस तरह जिना की पॉलिटिक्स बिल्कुल 180 डिग्री से तब्दील हुई, 180 के जाविये से तब्दील हुई। जिना की पॉलिटिक्स में अब रिएक्शन नजर आएगा, और इस रिएक्शन में 1920 के नागपुर के इस सेशन का बहुत अहम किरदार था, जिसमें मिस्टर गांधी या महात्मा गांधी की बहस ने, या इस तरह की एक बिल्कुल सतही नौयत की बहस ने बाद में किस तरीके से हिस्ट्री पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा, ये हम जानते रहेंगे, जानने की कोशिश करते रहेंगे आने वाले वीलॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो अहम इवेंट्स 1920 में हुए, अक्टूबर में बम्बई में होम रूल लीग का इजलास का, और फिर कांग्रेस का जो इजलास हुआ 1920 में नागपुर का फैसला कौन इजलास, जिसके बाद जिन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली कांग्रेस से, पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया है तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।